अखबार और मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर दिए जाने वाले आकर्षक विज्ञापनों को पढ़कर कुछ महिलाएं इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि वह विज्ञापन में दिए तथ्यों की छानबीन किए बिना ही शादी जैसा बड़ा फैसला ले लेती हैं। अखबार और मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर शादी के विज्ञापनों में दिए गए तथ्यों की जांच किए बिना ही कई लोग महत्वपूर्ण फैसला ले लेते हैं। जल्दबाजी में उठाए गए ऐसे कदमों की वजह से उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। फर्जी विज्ञापनों के जाल में फंसकर कई लोग ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। जब तक उन्हें हकीकत पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और लुटेरे उनका सभी सामान लूटकर वहां से चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गीतानगर की रहने वाली अनुष्का एक उच्च शिक्षित परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं। उनके यहाँ किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं होती थी, इसलिए उनका पालन पोषण बड़े ही नाजों में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में हुई थी। उच्च शिक्षा पूरी करते करते अनुष्का जवान हो चुकी थी। तब तक पिता ने उनकी शादी अपनी ही हैसियत वाले परिवार में करानी चाहिए और शादी भी हो गई। शादी के बाद अनुष्का पति के घर चली गई। कहते हैं कि शादी के बाद लड़की के नए जीवन की शुरुआत होती है और अपने पति के साथ वो बहुत खुश रहती है। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा था। वहाँ उन्हें ससुराल के मुताबिक ही खुद को ढालना होता था। अनुष्का ने भी ऐसा ही किया। अपने गृहस्थ जीवन से वह खुश थी। इसी बीच वह एक बेटी की माँ बनी। बेटी के जन्म के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहने वाली थी। आखिर अनुष्का के साथ आगे क्या होने वाला था? आखिर अनुष्का के जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो गईं? हम आपको आगे इस कहानी में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं देखती हूँ लोग वीडियोस तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अनुष्का के अपने पति से आए दिन झगड़े होने लगे। हालात ये हो गए कि उसका ससुराल में रहना दूभर हो गया। वो मायके आ गई। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में हंसी खुशी के साथ रहे। अनुष्का गुस्से में जब मायके आई तो माँ बाप ने उसे व दामाद को समझा बुझाकर उन्होंने बेटी को ससुराल भेज दिया। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने अनुष्का को ससुराल भेजा तो इसलिए था कि गिले शिकवे दूर होने के बाद उसकी गृहस्थी की गाड़ी सही ढंग से फिर से चल सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद ही पति के साथ उसका तलाक हो गया। ये करीब 20 साल पहले की बात है। अब आप बोलेंगे, ये इतनी पुरानी घटना को दोबारा क्यों उजागर किया जा रहा है? हम आपको इस कहानी के माध्यम से उजागर करना चाहते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन अपनी शादी का फैसला बनाते हैं तो ये आपकी गलती भी हो सकती है। इससे आपको कैसे बचना है ये कहानी आपको बताएगी। पति से तलाक होने के बाद अनुष्का बेटी के साथ मायके में ही रहने लगी। अनुष्का पढ़ी लिखी थी, इसलिए अब अपने पैरों पर खड़े होने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि वह आत्मनिर्भर बनकर बेटी को आगे पढ़ा लिखाएगी और उसे अच्छा इंसान बनाएगी। इधर उधर से पैसों की व्यवस्था करके उसने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ सालों की मेहनत के बाद उसका बिजनेस जम गया और उसे अच्छी कमाई होने लगी। अनुष्का अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दे रही थी। वह चाहती थी कि बेटी को पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाए कि उसका भविष्य उज्जवल बन सके। उसकी बेटी इस समय मुंबई के एक नामी इंस्टीट्यूट में MBA कर रही थी। अनुष्का भी अब 47 वर्ष की हो चुकी थी। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए उसे कभी कभी जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। इसके लिए उसने वैवाहिक विज्ञापनों की वेबसाइट जीवनसाथी.com पर नवंबर 2013 में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था। वैवाहिक विज्ञापनों की इसी साइट पर राजीव यादव नाम के एक आदमी ने भी रजिस्ट्रेशन कर रखा था।
58 वर्षीय राजीव यादव ने अपनी पर्सनल डिटेल में खुद को IPS बताया था। वह भी अपने लिए जीवन संगिनी तलाश कर रहा था। राजीव रोजाना जीवनसाथी.com साइट पर अपनी पसंद की महिला की तलाश करने लगा। साइट सर्च के दौरान उसकी नज़र अनुष्का की प्रोफाइल पर ठहर गई। उसने जल्दी ही अनुष्का को ईमेल भेजकर बात करने की इच्छा जाहिर की। अनुष्का ने उसे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। तब राजीव यादव ने उसे खुद को IPS अफसर बताते हुए कहा कि उसकी पोस्टिंग भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके मिजोरम में DIG के पद पर है और वह वहां अकेला रहता है। राजीव ने जब अपने बारे में बताया तो अनुष्का को लगा कि उसकी बाकी ज़िंदगी राजीव के साथ ठीक से कट जाएगी, लेकिन उसका ये सोचना उसके लिए बहुत गलत साबित होने वाला था। कुल मिलाकर राजीव अनुष्का को पसंद आया। सोच विचार कर अनुष्का ने भी राजीव को अपना परिचय दिया और कहा कि पहले पति से उसकी एक बेटी है जो मुंबई में MBA की पढ़ाई कर रही है। राजीव ने उसकी बेटी को भी अपनाने की हामी भर दी। इसके बाद दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान राजीव ने बताया कि जब वह छोटा था उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। एक छोटा भाई था जो भारतीय सेना में ब्रिगेडियर था। उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन वहाँ हुए बम विस्फोट में उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों की बातचीत के बाद राजीव और अनुष्का ने शादी की बात फाइनल कर ली। उन्होंने तय कर लिया कि वह 13 दिसंबर 2013 को शादी कर लेंगे। राजीव यादव ने कहा कि वह मिजोरम से 13 दिसंबर को कानपुर पहुंच जाएगा और परिवार के नज़दीकी लोगों के बीच एक सादे समारोह में उसी दिन शादी करके वापस लौट आएगा। अनुष्का की ये दूसरी शादी थी, इसलिए वह भी शादी के समय कोई बड़ा दिखावा और तामझाम नहीं चाहती थी, इसलिए उसे राजीव का प्रस्ताव पसंद आ गया। शादी करने से 3 दिन पहले यानी कि 10 दिसंबर को राजीव ने अनुष्का से फ़ोन पर बात की। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसका पर्स कहीं गिर गया है। उसमें ATM कार्ड व अन्य कार्ड थे। लेकिन यहाँ अनुष्का ने राजीव की इस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आए दिन तमाम लोगों के ATM कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि महत्वपूर्ण सामान चोरी होते रहते हैं या कहीं खो जाते हैं। इसलिए उसने राजीव से कहा कि जो ATM कार्ड पर्स में थे उन्हें लॉक जरूर करा दें ताकि कोई उनका दुरुपयोग ना कर सके। अनुष्का ने अपने होने वाले पति को ये सुझाव दे तो दिया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि राजीव ये छोटी सी सूचना देकर उसे ऐसे जाल में फंसाने जा रहा है जहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। दोनों की फ़ोन पर रोज़ाना ही बातचीत होती थी। अनुष्का उसकी बातों से इतनी प्रभावित हो गई थी कि उस पर आंखें बंद करके विश्वास करने लगी थी, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 13 दिसंबर को दोनों की शादी होने वाली थी, इसलिए अब केवल 2 दिन ही बचे थे। 2 दिनों बाद वे एक दूसरे से पहली बार मिलने जा रहे थे। अनुष्का की खुशी बढ़ती जा रही थी। ये 2 दिन उसे 2 साल से भी ज़्यादा लंबे लगने लगे थे। एक एक पल का वह बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इससे पहले कि अनुष्का राजीव यादव के साथ शादी के बंधन में बंध पाती, उसे ऐसी खबर मिली कि उसके पैरों तले जैसे मानो ज़मीन ही खिसक गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आखिर अनुष्का को ऐसा क्या सदमा लगा था जिससे ऐसा लग रहा था मानो सुनकर उसके पैरों की ज़मीन ही खिसक गई हो। 11 दिसंबर को 2013 को राजीव ने अनुष्का को फ़ोन करके कहा, अनुष्का, मेरे साथ एक वाकया हो गया है। कल रात बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान मेरे पैर में गोली लग गई है। इसके अलावा मेरे कूल्हे की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया है। इस समय मैं मिजोरम के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हूँ। ये खबर सुनते ही अनुष्का घबरा गई। वह फ़ोन पर ही इस घटना पर दुख जताने लगी। तभी राजीव बोला, अनुष्का, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो मालूम ही है, कल मेरा ATM कार्ड कहीं गिर गया था। यहाँ अस्पताल में कुछ पैसों की ज़रूरत है। यदि संभव हो सके तो कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। ठीक होने के बाद मुझे विभाग से सारा पैसा मिल जाएगा, तब मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैं अपनी बॉडीगार्ड का अकाउंट नंबर मैसेज कर रहा हूँ, उसी में डाल देना। बॉडीगार्ड बैंक से पैसे लाकर अस्पताल में जमा करा देगा।
कुछ ही देर बाद अनुष्का के फ़ोन पर राजीव द्वारा भेजा गया मैसेज मिला। उसने मैसेज में बैंक का खाता नंबर भेजा था। अनुष्का ने 12 दिसंबर 2013 को राजीव के भेजे गए कॉरपोरेशन बैंक के खाते पर 75,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। अनुष्का कामना करने लगी कि राजीव जल्द ठीक हो जाएं। चूँकि राजीव उसका होने वाला पति था, इसलिए उसका ध्यान उसकी तरफ ही लगा हुआ था। वह उसे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह दिन में कई बार फ़ोन करके उसका हालचाल मालूम करने लगी थी। दिन आ चुका था 19 दिसंबर 2013 का। 19 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फ़ोन करके कहा कि उसकी हालत ठीक ना होने की वजह से उसे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में ले जाया जा रहा है। वहां उसके ऑपरेशन वगैरह पर मोटा पैसा खर्च होने की उम्मीद है। उसने उससे और पैसे भेजने को कहा। अनुष्का नहीं चाहती थी कि राजीव को कुछ भी हो जाए, इसलिए उसने उसी दिन उसके द्वारा भेजे गए खाता नंबर में 4.25 लाख रुपए जमा करा दिए। 13 दिसंबर को जो शादी की तारीख तय की गई थी वो इस परेशानी की वजह से हाथ से निकल चुकी थी। धीरे धीरे 2013 बीत कर नया साल 2014 भी आ गया। अनुष्का का मन कर रहा था कि अस्पताल जाकर वह राजीव को देख आए, लेकिन बिजनेस और अन्य वजहों से वह चेन्नई नहीं जा सकी और फ़ोन पर ही उसका हालचाल पूछने लगी। अनुष्का ने राजीव से कह दिया था कि वह इलाज की चिंता ना करे, जितना भी संभव हो सकेगा वह उसकी मदद कर देगी। एक दिन राजीव ने उससे कहा, डॉक्टरों ने बताया है कि इलाज लंबा चलेगा, जिसमें पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे ठीक होने तक तुम ज़रूरत के मुताबिक पैसे देती रहना। ठीक होने पर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। अनुष्का ने उससे कहा कि आप पैसों की चिंता ना करें, बस अपना ख्याल रखें और जल्द ही ठीक हो जाएं। इस तरह 12 दिसंबर 2013 से 7 फरवरी 2014 तक अनुष्का अलग अलग बैंक खातों में राजीव यादव को 24.5 लाख रुपए भेज चुकी थी। इसी बीच राजीव ने उसे बताया कि उसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और कूल्हे का ऑपरेशन करने के लिए उसे चेन्नई से हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भेजा जा रहा है। राजीव की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने की बात सुनकर अनुष्का को और ज्यादा चिंता होने लगी और फाइनली अनुष्का ने राजीव को देखने का प्लान बनाया और उसने फैसला किया कि वो वहां जाएगी और राजीव के कैसे हालचाल हैं वो देखेगी। 21 फरवरी 2014 को वह हैदराबाद के अपोलो अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचने पर उसे जो सूचना मिली उसे सुनकर उसके होश मानो उड़ चुके थे। अस्पताल से उसे जानकारी मिली कि राजीव यादव नाम का कोई पुलिस अधिकारी अस्पताल में भर्ती है ही नहीं, जबकि राजीव ने उसे उसी अस्पताल में भर्ती होने की बात कही थी। जब वह इस अस्पताल में नहीं है तो कहाँ गया, वो ये सोचने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया हो। ये सोचकर उसने उसी समय राजीव को फ़ोन मिलाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कई बार फ़ोन मिलाने के बाद भी फ़ोन स्विच ऑफ मिलता रहा तो निराश होकर वह फाइनली कानपुर वापस लौट आई। घर लौटने के बाद उसने राजीव को फिर से फ़ोन मिलाया। इस बार फ़ोन मिलने पर बात तो हुई तो राजीव ने अपनी सफाई में कहा कि सुरक्षा कारणों से वह अस्पताल में दूसरे नाम पर भर्ती हुआ है। राजीव ने उससे पैसों की और डिमांड की तो अनुष्का ने उसे अब पैसे ना होने का बहाना बना दिया। अनुष्का ने जब उससे पूछा कि वह अस्पताल में किस नाम से भर्ती है तो उसने वह नाम नहीं बताया, बल्कि उसने फ़ोन फिर से स्विच ऑफ कर लिया। इससे अनुष्का को राजीव की बातों पर शक होने लगा। उसने राजीव को ICICI, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कॉरपोरेशन बैंक के जिन खातों में पैसे भेजे थे वह अपने स्तर से यह पता लगाने में जुट गई कि ये खाते किन नामों पर हैं। उसे पता चला कि ICICI बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के खाते अजय सिंह यादव के थे, जो ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 नई दिल्ली का रहने वाला था, जबकि कॉरपोरेशन बैंक का खाता अमित चौहान का निकला, जो नोएडा के छलेरा गांव का रहने वाला था। जिस वोडाफोन मोबाइल नंबर से राजीव यादव बात कर रहा था वह भी अमित चौहान के नाम पर लिया गया था। फिर
इसी बीच 26 फरवरी 2014 को अनुष्का को राजीव यादव ने फ़ोन करके बताया कि वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होने के कुछ दिनों बाद उसे IAS एकेडमी मसूरी भेजा जाएगा। वह वहां कुछ दिनों इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करेगा। राजीव ने अस्पताल का बिल चुकाने के लिए अनुष्का से कुछ पैसे और भेजने को कहा। चूंकि अनुष्का को राजीव पर शक हो गया था, इसलिए उसने उसकी बात को फ़ोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अपनी मजबूरी बताते हुए उसने उसे और पैसे देने में असमर्थता जता दी, यानी कि वो कहने लगी कि अब मेरे पास पैसे देने के लिए बाकी पैसे नहीं हैं। यहाँ और पैसे ना मिलने की बात सुनकर राजीव यादव ने फ़ोन फिर से स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद वह फ़ोन ऑन नहीं हुआ। शादी के जाल में फंसकर अनुष्का राजीव को 24.5 लाख रुपए दे चुकी थी। और पैसे ना मिलने की बात पर जिस तरह राजीव यादव ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था, उससे अनुष्का को लगा कि उसके साथ कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है। अपने स्तर से जानकारी पाने के लिए वह दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में उस पते पर गई जहां वह रहता था, जिसके खातों में उसने मोटी रकम ट्रांसफ़र की थी। राजीव ने अजय यादव को मिजोरम का DIG बताया, लेकिन पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि वहां कोई पुलिस अधिकारी नहीं रहता। अनुष्का का शक और गहरा हो गया। वह दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रविंद्र यादव से मिली और उन्हें अपने साथ घटी पूरी घटना बता दी। रविंद्र यादव को यह मामला काफ़ी गंभीर लगने लगा। उन्होंने अनुष्का को क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह के पास भेज दिया। साथ ही DCP को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द ज़रूरी कार्रवाई करें। DCP ने अनुष्का की शिकायत पर थाना क्राइम ब्रांच में 7 मार्च 2014 को राजीव यादव, अजय यादव, अमित चौहान आदि के खिलाफ धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। साथ ही उन्होंने ACP होशियार सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी, अतुल त्यागी, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, जुगनू त्यागी, नरेश पाल, राजकुमार जैसे सीनियर अफसर शामिल हो गए थे। जिस फ़ोन नंबर से राजीव अनुष्का से बात करता था, उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। कॉल डिटेल्स का अध्ययन करके यह जानने में जुट गई पुलिस कि राजीव यादव की ज़्यादातर किन फ़ोन नंबरों पर बात होती थी। इसके अलावा जिन बैंक खातों में अनुष्का ने 24.5 लाख रुपए जमा कराए थे, उनकी भी जांच पड़ताल शुरू हो गई। क्या अनुष्का को उसका 24.5 लाख रुपए दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा? क्या पुलिस अनुष्का की पूरी तरह से मदद कर पाएगी? क्या अनुष्का को इस ऑनलाइन फ्रॉडिंग का इंसाफ मिल पाएगा? हम आपको बताएंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो कहानी आगे जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।